हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सेमेस्टर 2 में जिन भी बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पर जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो हम सब जानते हैं कि नेशनल इनकम निकालने के ऊपर हम काफी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं और काफी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब हम समझेंगे कि अलग अलग मेथड में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। यानी कि हम अब बात करेंगे कि करके एक तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड की, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम उस मेथड की बात करेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा हम बात करेंगे इनकम मेथड के ऊपर कि उसमें हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी इंक्लूड नहीं करते हैं अगली वीडियो में। और फिर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की, यानी कि तीनों जो मेथड हमारा, चाहे वो प्रोडक्शन मेथड हो, इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, उन तीनों की हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, पहले हम समझते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो आज जो पहली वीडियो बनेगी प्रोडक्शन मेथड के ऊपर। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रोडक्शन मेथड तो याद होगा। प्रोडक्शन मेथड को हम एक चीज बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। यानी कि जब भी कोई कंपनी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करती है तो वो उस चीज को तो डायरेक्टली बनाती है, या फिर कई बार क्या होता है, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है एक पुराने प्रोडक्ट के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। तो यहाँ पे देखो, तो नेट आउटपुट मेथड में क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड ही बोलते हैं। मेथड इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं और प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। फाइनल आउटपुट of an economy is result of productive contribution of all production units that participate in production process। तो वैल्यू एड करने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी प्रोडक्शन के लिए जब हम अलग तरह के कंट्रीब्यूशंस यूज करते हैं, चाहे वो लैंड को यूज कर रहे हैं, लेबर को यूज कर रहे हैं, कैपिटल को यूज कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को यूज कर रहे हैं किसी चीज में वैल्यू एड करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एड मेथड। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसने अलग चीजें परचेज की, ठीक है, आटा परचेज किया कहीं और से, चीनी परचेज की कहीं और से, ठीक है, कुछ और भी चीजें परचेज की जो उसे उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पे डालना है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे डालना है, उसको यूज करके उसने एक वैल्यू ऐड कर दी और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया। इसको हम क्या बोलते हैं, बिस्किट्स। इसको हम यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं सी मार्कर की बात कर लूं, अब इस मार्कर को बनाने के लिए उस कंपनी ने कहीं और से प्लास्टिक लिया होगा, मशीन्स यूज की होंगी, लेबर्स यूज किए होंगे और फिर उन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को यूज करके फाइनली ये मार्कर प्रोड्यूस किया होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऐड करना। यानी कि पहले सिर्फ प्लास्टिक था, वो मेरे किसी काम नहीं कर सकता था, उन्होंने उसको यूज किया और बनाया मार्कर, मैं इसको यूज कर सकता हूं, तो ये क्या हो गया, मेरे फाइनल प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, उस कंपनी ने जो भी रॉ मटेरियल्स यूज किया ना, वो सब क्या होते हैं, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स, और ये उसका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अब आगे देखते हैं यहाँ पे सॉरी, इसमें क्या है, प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय it raw materials or other goods and services that it purchased from other production units। इस बात का मतलब ये कि प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन का मतलब पता है क्या होता है, कि इसको हम बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड, वो भी किसी चीज में, रॉ मटेरियल्स में। जैसे अगर मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर जो कंपनी बना रही थी उसके लिए प्लास्टिक क्या था, एक रॉ मटेरियल, ठीक है, प्लास्टिक हमारा एक रॉ मटेरियल है, इंक हमारी एक रॉ मटेरियल जिसको उसने यूज किया, मशीनरी एक तरह से कैपिटल कंजप्शन का पार्ट है, लेबर्स है उसके पास, उसने इन सब चीजों को यूज किया एज ए इंटरमीडिएट गुड्स और फिर क्या बनाया, हमारा फाइनली मार्कर बनाया। दोस्तों हम क्या बोलते हैं कि उसने वैल्यू ऐड कर दी। और एक बात और समझना, ठीक है, इसी बात में एक चीज लिखी हुई है, वो क्या, कि अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट परचेज फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट्स। जो दूसरी चीज है ना, उसने कहां से ली है, अदर प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि प्लास्टिक कहीं और से आया उसके पास, तो प्लास्टिक उसने एज ए इंटरमीडिएट गुड्स कहीं और से परचेज किया था, प्रोडक्शन किसी और प्रोडक्शन यूनिट से परचेज किया था। तो ध्यान रखना, जिसने इसे बेचा होगा प्लास्टिक, सपोज करो एक ए फॉर्म है जिसने मार्कर बनाया है, बी फॉर्म है जिसने उसे क्या दिए है, रॉ मटेरियल सप्लाई की है, तो बी फॉर्म के लिए जो रॉ मटेरियल वो कहते हैं फाइनल गुड्स। तो उसने जब उस चीज को बेचा होगा तो कैसे बेचा होगा, एज अ फाइनल गुड बेचा होगा। उसने प्लास्टिक बेची एज अ फाइनल गुड, उसने इंक बेची एज अ फाइनल गुड, तो वो उसके प्राइस को यहाँ पे इंक्लूड कर चुका होगा। और जब ये वैल्यू ऐड करेगा तो वो इसके वाला प्राइस को क्या करेगा, हटा देगा, यानी कि वो इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस को हटा देगा। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका है एज अ फाइनल गुड। और अगर मान लो इसने भी इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग, यानी कि हम नेशनल इनकम में खामखा बढ़ के दिखाई देगी, एक फॉल्स
ठीक है, इंक्रीमेंट दिखाया जाएगा किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। इसलिए हम ध्यान रखना ग्रोस वैल्यू एडेड में या फिर मैं कह सकता हूं वैल्यू एड मेथड में हम कभी भी फाइनल गुड्स में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं। इसके बाद तो ग्रोस वैल्यू एडेड बाय एन इंडस्ट्रियल डिवीजन इक्वल्स वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट। तो जो ग्रोस वैल्यू एडेड है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस आउटपुट भी बोलते हैं, माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारा कि ग्रॉस आउटपुट जो भी बनाए उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दो। अब आगे आते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है वो समझते हैं इसका। नेट आउटपुट एसेंशियली कंसिस्ट, अब जो नेट आउटपुट उसमें कौन सी चीजें वो समझते हैं। एक तो पहला क्या आता है, डिवाइडिंग इकोनॉमी इनटू ब्रॉड इंडस्ट्रियल डिविजन्स। हम जो है किसी भी इकोनॉमी को बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिविजन्स में बांट देते हैं, जिसकी मैं बात करूंगा आने वाली मतलब आने वाले पार्ट में इसी वीडियो के, ठीक है। तो ये कौन कौन से हमारे इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल डिविजन्स हैं हमारे पास। दूसरा क्या होता है हमारे पास, एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच डिवीजन। फिर हम यहाँ पे वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं कि हर एक प्रोडक्शन यूनिट ने, हर एक इकोनॉमिक डिवीजन ने, हर एक इंडस्ट्रियल डिवीजन ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया है जीडीपी के अंदर और कितना कितना ग्रोस वैल्यू ऐड की हुई है। फिर तीसरा हमारा काम क्या होता है, एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंजप्शन। कितनी कॉस्ट आई है कैपिटल कंजप्शन की, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब भी हम किसी फिक्स्ड एसेट को बार बार यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल कंजप्शन। तो कितनी कॉस्ट आई है कैपिटल को कंज्यूम करने में, एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज्ड अप इन प्रोडक्शन इन ईच डिवीजन। क्योंकि दो तरह के खर्चे आते हैं बिजनेस के अंदर जब भी कोई चीज बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से एग्जांपल ही देता हूं, मान लो मुझे मार्कर ही बनाना था, तो इसके लिए एक तो मैं क्या यूज करूंगा, प्लास्टिक, इंक, रॉ मटेरियल, या फिर अब सिर्फ उसको बनेगा नहीं क्योंकि हाथ से नहीं बना हुआ, मशीन यूज किया मैंने मान लो इसे बनाने के लिए। तो जो मशीन है वो मशीन टाइम के साथ उसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि हम उसे बार बार यूज कर रहे हैं और बार बार यूज कर रहे हैं, उस पर क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन या फिर कैपिटल कंजप्शन, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो दो तरह की कॉस्ट बढ़ गई, एक तो फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट बढ़ रही है कैपिटल कंजप्शन की वजह से वो कॉस्ट, और एक इसको बनाने के लिए जो हमने इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए उसकी कॉस्ट। तो दो तरह की कॉस्ट हम एस्टिमेट करके चलते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कैलकुलेटिंग नेट प्रोडक्ट ऑफ ईच डिवीजन। कितना आया नेट प्रोडक्ट हर एक डिवीजन का बाय सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज्ड अप इन प्रोडक्शन एंड कैपिटल कंजप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट। यानी कि जो भी हमारा खर्चा है, चाहे वो खर्चा इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर हो, चाहे वो खर्चा कैपिटल कंजप्शन के ऊपर, हम दोनों को हटा के हम क्या निकालते हैं, नेट वैल्यू एडेड, कि नेट कितनी वैल्यू ऐड की गई है या फिर नेट प्रोडक्ट हम यहाँ पे निकालते हैं। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, ऑब्टेनिंग एनडीपी, ठीक है, ऑब्टेनिंग एनडीपी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी बाय एग्रीगेटिंग नेट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल डिवीजन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिवीजन। यानी कि जब हमने किसी भी इकोनॉमी को बहुत सारे इंडस्ट्री में डिवाइड किया था तो हम वहां से क्या निकालेंगे, अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, अलग वैल्यू की अलग अलग नेट प्रोडक्ट निकालेंगे, उन सबको ऐड करेंगे और ऐड करके क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, सॉरी नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो ग्रोस और नेट को शो करता है, ठीक है। अब आते हैं आगे, तीसरा पार्ट क्या है, अब हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल डिवीजन्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सेक्टर काम करते हैं वो समझते हैं। अब इसमें क्या आता है हमारा, इंडियन इकोनॉमी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग इंडस्ट्रियल डिवीजन्स। इंडियन इकोनॉमी में कुछ इंडस्ट्रियल डिवीजन्स हैं उसको पढ़ते हैं। वैसे तो मेन तीन तरह के सेक्टर होते थे, प्राइमरी सेक्टर जिसमें मेन आता है एग्रीकल्चरल, जो भी प्रोडक्शन होता है उसके लेवल पे, या फिर उससे मिलते जुलते खेती, जैसे फार्मिंग वगैरह, फार्मिंग तो है एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर जो वो करते हैं क्या नाम है, पशुपालन वगैरह, ठीक है, फिशिंग वगैरह भी इसका ही पार्ट होता है। तो वो सारी चीजें इसका ही पार्ट होती हैं। इसके अलावा हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, जिसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन हब ऑफ अ कंट्री, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और फिर आता है तीसरा सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। अब देखते हैं करके सेक्टर को हर एक को। तो पहला जो हमारे पास आया वो आया था प्राइमरी सेक्टर, यानी कि पहला सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें क्या आता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। अब इस एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर से जो एक्टिविटीज होती हैं और जो उसके साथ एलाइड एक्टिविटीज हैं, यानी कि और भी जो एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज है वो भी इसके अंदर आती हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। तीसरा हमारा आता है फिशिंग, कि भाई जो भी हमारी क्या नाम है, इंटरनेशनल वाटर हो गया या फिर जो हमारी कंट्री में जो वाटर है वहां पर जो फिशिंग वगैरह होगी वो भी इसी का पार्ट होगी हमारे फर्स्ट सेक्टर का। और जो फोर्थ है हमारा माइनिंग एंड क्वेरिंग। अब माइनिंग का मतलब क्या है कि भाई जितनी भी खदानें वगैरह होंगे, जैसे हम लोग रॉ मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लोहा वगैरह बाहर निकालते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं धरती के अंदर से, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, माइनिंग। तो वो चारों के चारों काम है ना हमारे किसका पार्ट होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, यानी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, उसका काम होता है सारा सारा ये। सेकंड में आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर,
अब इसमें कौन कौन सा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जैसे अब मैं फोन यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो किसने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने। मैं ट्राइपॉड यूज कर रहा हूं, वो भी किसने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने। मार्कर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बनाया हुआ है। खेतों में तो आओगे नहीं मार्कर भाई, खेतों में उगता भी नहीं है। तो ये सारा पार्ट किसका है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बोलता है जो जिसका मेन काम होता है वैल्यू एड करना, यानी कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना। दूसरा इसका पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी हमारा रियल एस्टेट के अंदर आती है, चाहे वो हमारी हाउसेज हो, बिल्डिंग्स हो, तो वो सब किसके अंदर आता है हमारे पास यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तीसरा आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो हम बिजली वगैरह यूज करते हैं, फिर गैस पाइपलाइंस वगैरह, वाटर सप्लाई जो भी होता है वो सब किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें देखी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन का काम इसके अंदर आता है, और इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई, ये सब काम क्या आता है, इसी के अंदर आता है। इसके बाद हमारे पास सी पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। इसको हम सर्विस सेक्टर ही बोलते हैं, मैंने बता चुका हूं, टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर बोला जाता है इसे, क्योंकि इसका मेन काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। अब सर्विस किस तरह की, हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। सर्विस सेक्टर का यहाँ पे मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे कि मान लो आपने किसी की प्रोडक्शन करी और आपको, जैसे कि अब खेती जो है वो ज्यादा कहाँ पे होते हैं, रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण इलाके वहां पे खेती होती है। लेकिन क्या सिर्फ वहां पे खाने वाले लोग सारे वहां पे होते हैं, नहीं, खाने वाले लोग तो अर्बन एरियाज में भी होते हैं और वहीं पे ज्यादा होते हैं। तो बात है कैसे लेके जाए उधर सारे फूड को वहां तक, तो उसके लिए यूज क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब प्रोडक्शन करिए, पैसा क्या आएगा, उस पैसे को कहां पे रखते हैं, तो क्या डेवलप हो गया हमारा, बैंकिंग सिस्टम। अब कोई बिजनेस चलता है हमारा, अब उसमें कुछ थ्रेट्स होते हैं, हो सकता है फ्यूचर में लॉस हो जाए। आपने खेती करी, एग्रीकल्चर पे कुछ उगाया, ठीक है, बाढ़ आई, सूखा पड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, मतलब कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी हुई जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। तो अब क्या करें इस सिचुएशन में, तो लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस। ये कुछ टाइप है किसके, सर्विस सेक्टर के, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये तीनों टाइप किसके हैं, सर्विस सेक्टर के हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ट्रांसपोर्ट में सीमेंट ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर हो गया कम्युनिकेशंस एंड ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है वो समझते हैं। ट्रेड में कोई भी जो आदमी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ क्या करता है, एक जगह से चीज को लेकर आता है दूसरी जगह बेच देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कि बहुत सी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो फैक्ट्रीज में होती है, कंपनीज में होती है, प्रोडक्शन यूनिट में होती है। तो वो लोग करते हैं क्या है, वो लोग उस प्रोडक्ट को सीधा कंज्यूमर्स को नहीं बेचते, वो करते हैं, वो बेचते हैं उसे होलसेलर, तो चेन्स बनी होती है। पहले प्रोडक्शन जहां पे होगा वो जगह, फिर उसके बाद वो जाएगा किसके पास, होलसेलर के पास। होलसेलर से कौन लेते हैं, रिटेलर्स। रिटेलर सेल करते हैं आम कंज्यूमर्स को। ये एक तरह की होती है चेन होती है, ठीक है, चीजों को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए। और हर जगह कुछ ना कुछ कमीशन होता है जो उन्हें पे करना पड़ता है। अब यहां पर देखो, यानी कि सबका अपना अपना मार्जिन होता है, ठीक है। तो ट्रेड, तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट, तो सबको पता ही है कि भाई कोई भी चीज है मुझे यहां से वहां ले जानी है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उसके लिए हम क्या सिस्टम यूज होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये इसका मोड हर टाइम पे चेंज होता रहता है। अब एक आता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है हमारे पास कि भाई अब इतना बड़े लेवल पे प्रोडक्शन की है, तो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, गोडाउन्स वगैरह भी चाहिए होंगे, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज के लिए जगह चाहिए होती है। ये भी हमारा किसका पार्ट होता है, तीसरे सेक्टर का। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन, जिसमें बहुत सारी कंपनी आती है, टेलीकम्युनिकेशन, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, जियो, कम्युनिकेशन में जो काम आते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप है वो है ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। यानी कि अभी भी क्या है, सर्विस ही एक तरह की, होटल्स प्रोवाइड करना, रेस्टोरेंट की भी सर्विस है। तो ये सब भी इसका पार्ट है सर्विस सेक्टर का। जो डी पार्ट है वो समझते हैं फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, यानी कि अब आता है हमारा बैंकिंग सेक्टर। तो जिसमें क्या आता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस। बैंकिंग का काम क्या है कि भाई आपके पैसे को इकट्ठा करना, या फिर अगर किसी ने बैंक का पैसा रखा हुआ है, एफडी वगैरह करवाई हुई है, तो उस पर वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ट्रीट की जाती है, और उस पर क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है। कैसे, क्योंकि बैंक मीडिएटर है, बैंक हमारे पैसों को देता है, लोन देने में यूज करता है, उस पैसे को लोन देता है, लोन के बदले में खुद इंटरेस्ट कमाता है, और उस इंटरेस्ट का सिर्फ कुछ कमीशन हमारे पास जमा करवा देता है। अब बात आती है इंश्योरेंस क्या होता है। हम इंश्योरेंस बचते हैं फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, क्योंकि फ्यूचर हमारा क्या होता है, अनसर्टेन, उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस हो, बिजनेस का भी इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, बहुत से तरह के इंश्योरेंस होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं हर चीज के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, हर तरह की चीजों के लिए क्या होता है, इंश्योरेंस होता है, कि फ्यूचर में अगर वैसे कोई दिक्कत आई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको उस चीज के लिए क्लेम प्रोवाइड कर देगी। फिर दूसरा हमारे पास क्या आता है, रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट को सब जानते ही है कि भाई जहां पे बड़े लेवल पे लैंड्स या फिर बिल्डिंग्स प्रोड्यूस की जाती हैं, या फिर घर बनाए जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे, उसमें सेल किया जाता है, वो सब किसके अंदर आता है, रियल एस्टेट के अंदर आता है। फिर आता है ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स,
एंड बिजनेस सर्विसेज। बहुत से तरह के बिजनेस सर्विसेज भी मिलते हैं। अब इस बिजनेस सर्विस का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। बिजनेस सर्विस की बहुत सी बिजनेसेस जो है वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल लॉ फॉर्म भी होती है, सीए की फॉर्म्स भी होती हैं। ये सब क्या करती है, अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बिजनेस सर्विसेज। और कई जने सर्विस देते हैं भी किसको है, बिजनेस को। जैसे कि मान लो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, कंसल्टेंसी फॉर्म्स, जिनका काम क्या होता है, कंसल्ट करना, मतलब बिजनेस का एनालिसिस करना, ये चेक करना कि प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो सारी चीजें चेक करके बताना। और इसके बेस पर क्या बोलते हैं कि बहुत से फैक्टर ऐसे होते हैं, बहुत सी कंपनीज ये भी होती है जिनका काम क्या होता है, बिजनेस को ही सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब हमारा आता है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में क्या है, कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज। अब ये क्या आता है हमारा, कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस। अब हमारा आता है पर्सनल सर्विसेज। तो एक हमारे पास क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोग जो कोई भी कंट्री है वो अच्छे तरीके से लोग काम करे, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि प्रशासन जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो ये देखे कि जो भी रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, जो भी लॉज वगैरह बनाए हुए हैं, वो चीज अच्छे से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे किसी भी कंट्री के अंदर। वो सारा काम किसका होता है, चेक करना एडमिनिस्ट्रेशन का। इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपने देखा होगा ना, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करती है किसी की सर्विस के लिए, आईएएस के लिए, और उसका मतलब क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो वो भी इसी का पार्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा डिफेंस, ताकि कोई भी अदर कंट्री पर अटैक ना कर पाए, तो डिफेंस सिस्टम बनाना ही बहुत जरूरी है। जैसे कि आर्मी वगैरह होती है, आर्मी, पुलिस, ये सब किसका पार्ट होता है, डिफेंस का। दूसरा क्या था हमारा, अदर सर्विसेज। बहुत से टाइप की और भी सर्विसेज होती हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं एज अ पर्सनल सर्विसेज। फोर्थ में क्या है हमारे पास यहाँ पे, ग्रॉस आउटपुट ऑफ ईच सेक्टर इज एस्टिमेटेड। अब बात आती है कि ग्रॉस आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, मैं उसको ऐसे समझा देता हूं। देखो ग्रॉस आउटपुट का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं फिर से वही जीडीपी की। तो देखो ग्रॉस आउटपुट की जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में। अब फाइनेंशियल क्या होता है, सबको याद होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। इसको बोलते हैं वन फाइनेंशियल ईयर। अपना ईयर खुद लगा लेना, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है, उसकी टोटल फाइनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी में कैलकुलेट की जाती है। तो ये हमारी क्या बनती है, जीडीपी। और ये दिखाती है ग्रोथ का, ये होती है हमारी ग्रोथ का सिंबल, कि कंट्री में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, डिपेंड करता है वो इसकी वैल्यू पे, और ये किस रफ्तार से बढ़ रही है इस चीज पे भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, या फिर मैं इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस आउटपुट। तो ग्रॉस आउटपुट ऑफ ईच सेक्टर, हमें बात करें हर एक सेक्टर की। हमने अलग अलग सेक्टर देखे, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो ईच सेक्टर इज एस्टिमेटेड, दिस कैन बी डन आइदर बाय कंप्यूटिंग फ्रॉम प्रोडक्शन डाटा। तो हम किसे निकालते हैं, प्रोडक्शन डाटा से, कितना प्रोडक्शन किया गया, प्रोडक्शन डाटा। द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द ब्रांच एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय एप्रोप्रिएट प्राइसेस और बाय डायरेक्टली कलेक्टिंग फ्रॉम बिजनेस अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है कि एक बार आप ये बता लो कि एग्रीगेट आउटपुट जो जनरेट हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके प्राइसेस से। एक सिंपल सी बात, सपोज करो ऐसी एक कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी है, वो ऐसे 10 मार्कर बनाती है, तो कितने रुपए कमा लेगी वो, एक मार्कर 20 रुपए का, तो 10 बनाए 200 रुपए कमा लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल फाइनल वैल्यू जो उस कंपनी ने कमाया। तो ऐसे निकालते हैं कि भाई जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसको पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या जाएगा कि इतना पैसा कंपनी ने कमाया। अब यहाँ पे एक बात हो रहा है, देयर ग्रोस सेल प्रोसीड्स एंड एडिंग टू द वैल्यू ऑफ नेट चेंज इन देयर इन्वेंट्री। और ये भी दिखाता है कि कितनी हमने इन्वेंट्रीज के अंदर वैल्यू ऐड की हुई है। इन्वेंट्री हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री में 3 चीजें आती हैं। एक तो वो स्टॉक, ठीक है, जो हम यूज करने वाले हैं नए चीज की प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। फिर हमारा क्या था, सेमी फिनिश्ड गुड, यानी कि एक ऐसे गुड्स जो कुछ हद तक प्रोड्यूस हो चुके हैं पर कुछ हद तक प्रोडक्शन करना उसमें भी बाकी है। और इसके अंदर ऐसे गुड्स भी आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक्स, यानी कि ऐसे गुड्स जो बन के तैयार है पर अब तक मार्केट में लॉन्च नहीं किए गए, मार्केट में बेचा नहीं गया है। फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब हमें ये भी एस्टिमेट करना पड़ता है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है, ताकि हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को और फिक्स्ड कैपिटल को माइनस कर पाए फाइनल वैल्यू से, और ये निकाल पाए कितनी एक्चुअल वैल्यू ऐड की गई है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जरिए। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है नेट आउटपुट इज आल्सो नोन एज ग्रॉस प्रोडक्ट। नेट आउटपुट को हम एक बात और बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रोडक्ट। इट इज अ ग्रॉस बिकॉज इट इंक्लूड्स कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्यों, क्योंकि इसमें एक चीज और इंक्लूड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो कि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। याद रखना इस वर्ड को, डेप्रिसिएशन। और जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी तो हमारा आएगा ना जी से एन,
मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में जहां पे मैंने सारे फॉर्मूले मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि हम जी से एन में कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, ग्रोस में से नेट को डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, आपका नेट आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल कॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस आउटपुट, therefore to get net product we have deduct capital consumption from gross product। देखो लिखा हुआ है मैंने, इसलिए अगर आपको नेट प्रोडक्ट पे जाना है तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा क्या, कैपिटल कंजप्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एस्टिमेटिंग कैपिटल कंजप्शन डिफरेंट प्रैक्टिस प्रीवेल, ताकि हम एस्टिमेट कर पाए कि एक्चुअल कितनी वैल्यू ऐड की गई है, कितना खर्चा हुआ है इंटरमीडिएट्स कंजप्शन में। तो ये हमारी थी आज की वीडियो जहां पे हमने अच्छे से समझा किसको, वैल्यू एड मेथड को, कि कौन कौन चीजें हम इसमें कैसे कैसे यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में क्या थी कि डिविजन्स कैसे है हमारी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, कि अलग अलग इंडस्ट्रियल डिविजन्स को भी हम समझा इस वीडियो के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे शायद इनकम मेथड के ऊपर और उसके अलग अलग टर्म्स के ऊपर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स के ऊपर। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है बोर्ड से मैं हट रहा हूं, बोर्ड के सामने से।